आज की हमारी जो ये क्लास है, इसमें हम लोग गांधी और इरविन के समझौते को, साथ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के का जो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, गांधी और इरविन जो थे इसमें इन्होंने क्या योगदान रखा था, जॉर्ज सम्राट पंचम ने किस प्रकार से इसमें योगदान निभाया था, और साथ में ही किस प्रकार से, किन कमियों के कारण और किन गलतियों के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। परंतु एक ऐसे महान योद्धा जो फांसी की सज़ा सुनने के बाद भी खुद को फांसी नहीं बल्कि गोली मारने को कहता है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग इतिहास के कुछ अनसुलझे और अनकहे पलों को भी जानेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से इस क्लास को एंड तक देखिएगा, और जो भी आपको इस क्लास में अच्छा लगे, जो भी इस नोट्स में अच्छे लगे चीज़ें, क्योंकि मैं आपको कोई पीवाई क्यों नहीं करवा रही हूँ, फिलहाल आपको एक नोट्स दे रही हूँ, तो इस नोट्स को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा चीज़ें, ठीक है, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए ही है ये चीज़, क्योंकि हिस्ट्री हर एग्ज़ाम का एक भाग है, चाहे वो जीके जीएस के रूप में पूछा जाए या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के हो, या फिर जो भी आप चाहे रेलवे, एसएससी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ये अच्छी टॉपिक्स है, और इसमें क्वेश्चन भी, इसमें जो फैक्ट बताया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि आखिर में ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, और 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक ये चला था। ये हुआ कहाँ? ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, ठीक है। दरअसल क्या हुआ था, लॉर्ड इरविन जो थे, इस इसमें जो लॉर्ड इरविन थे, उनके प्रयास से ये हुआ आखिरकार में। बात क्या है, साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन का जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव में क्या क्या सही है, इस चीज़ को देखने के लिए इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये पहला कैसा सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को उनकी प्रजा, मतलब अंग्रेज जो थे वे प्रजा के रूप में नहीं बुलाए थे, बल्कि समान और बराबरी का भागीदार मानते हुए उन्हें गोलमेज सम्मेलन में उनको स्वागत किया था। तो इस वजह से ये सम्मेलन भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। तो ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का इसमें दर्जा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सम्मेलन में जो थे वे 89 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। 13 सदस्य कौन थे? 13 ब्रिटिश के थे, 76 सदस्य भारतीय उदारवादी दल थे, मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा था, दलित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, और रजवाड़े के प्रतिनिधि थे। दरअसल देखिए, इसमें क्या है ना, सभी लोग अपने अपने हित की बात सोच रहे थे। मुस्लिम लीग पहुंच गया ये सोच करके कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की जो बात चल रही है वो रुक जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि मुसलमानों के हित की बात ना हो, इसलिए मुस्लिम लीग पहुंच गए थे। हिंदू महासभा जो थी वो अपने हिंदुओं के हित के लिए सोच रही थी, उन्हें किसी और से मतलब ही नहीं था। दलित वर्ग भी में भी अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए सोचा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दलितों के लिए सोचा, पर इस जगह पर उन्होंने दलितों के हित की बात करी, क्योंकि उनका मानना था कि जो दलित हैं वे पूरे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा हुआ समुदाय है वो दलित वर्ग का है। ये सबसे ज़्यादा गरीब भी यही है और निरक्षर भी यही है, इसलिए इन्होंने दलितों के हित की मांग उठाई थी। व्यापारी वर्ग अपने लिए परेशान था कि भाई उनके व्यापार पर रुकावटें आ रही हैं, उनका व्यापार रुक रहा है, इसलिए वो परेशान था, इसलिए वो पहुंच गया। रजवाड़े लोग भी इस बात से चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका अधिकार है वो समाप्त हो जाए। अगर भारत को संवैधानिक अधिकार मिल जाए, तो जो रजवाड़ों ने अपना अधिकार बना के रखा है वो अधिकार मत उनका कहीं खत्म हो जाए, इसलिए रजवाड़े भी पहुंच गए थे। इतने सारे लोग वहाँ पहुंच चुके थे। तो हुआ क्या वहाँ पे कि उसका जो उद्घाटन था वो किया किसने था? इसका उद्घाटन करने वाले जो थे वे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। क्यों जॉर्ज पंचम ने उद्घाटन किया? तो दरअसल बात यह है कि जब 1911 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे थे, इनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो ये भारतीयों के हितैषी बन गए थे एक तरीके से। तो भाई ये दिखाना चाह रहे थे, अंग्रेज ना दिखाने में बहुत माहिर थे, तो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम जो है, हम भारतीयों के लिए बहुत ही सजग और जागरूक हैं। हम भारतीयों को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही उनको अधिकार देना चाहते हैं। इस वजह से जॉर्ज पंचम जी जो थे वे अपने आप को दिखाते हुए कि हम भारतीयों के हित वाले हैं, हम इस चीज़ का, जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन कर रहे हैं। परंतु अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे वे प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था इसका, कांग्रेस ने इस सम्मेलन को नहीं स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस सम्मेलन में जो था
हाँ, ब्रिटिश सरकार की इसमें सहमति भाई कैसे मिली, अगर बात की जाए कि इसमें ब्रिटिश सरकार जो थी वे अखिल भारत हाँ, ब्रिटिश सरकार जो थी वो इसमें कुछ कुछ चीज़ों पे उन्होंने सहमति जताई थी। अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्णतःई शासन और केंद्र में द्वैध शासन, ये चीज़ें उन्होंने मानी थी और कहा था कि प्रथम, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस को ना ये बात जची नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो चाह रही थी उनकी वो मंशा पूरी नहीं। कांग्रेस की क्या मांग थी वो हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो पूरी तरीके से क्या रह गया, असफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस को उनकी मांगों का उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। देखिए, इसमें पहुंचने वाले जो नेता थे, इसमें बहुत से नेता पहुंचे थे। तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे, फजल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, होमी मोदी थे, एम.आर. जयकर थे, मुंजे थे, भीमराव अम्बेडकर थे, सुंदर सिंह मजीठिया थे, इतने सारे लोग आदि और भी लोग यहाँ पहुँचे थे, पर स्वयं गांधी जी इसमें नहीं पहुँचे थे। तो इस वजह से पता है आपको, इन्हीं चीज़ों को लेकर के बिपिन चंद्र जी ने कहा था कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई भी सम्मेलन वैसे ही है जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। ये बात किसने कहा, ये बात बिपिन चंद्र जी ने कही थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा गांधी इरविन जो इसकी ये असफल होने के बाद से गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है 5 मार्च 1931 को। और इस प्रथम गोलमेज के सम्मेलन की असफलता के बाद होता है। और इसका प्रयास कौन करता था, इसका प्रयास जो है वो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर करते हैं। क्यों भाई, इनको क्या पड़ी थी कि ये गांधी और इरविन के बीच समझौता करवाने लगे। तो दरअसल बात ये थी कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो सप्रू जी और जयकर जी को ये बात समझ में साफ साफ आ गई कि अगर ये इसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा तो जो अंग्रेज सरकार है वो और भी ज़्यादा क्रूर और आताताई बन जाएगी। वो भारतीय जनता का क्या करेगी, शोषण करेगी, दमन करेगी। तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि ये जो है इनके बीच मिलजुल करके बातें हो जाए, गांधी और इनके बीच क्या बैठ करके बातचीत हो, ताकि इस बातचीत से कोई बीच का निष्कर्ष निकले, ताकि ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी समाप्ति हो और लोग जो है, लोगों की मांग भी पूरी हो जाए। भारतीय जनता जो है वो अपने ही देश में उस आनंद से रह पाए जिस आनंद की वो कल्पना कर रही है। तो इस वजह से उन्होंने गांधी इरविन के बीच में मतलब बैठ करके बातचीत हो जाए, एक समझौता, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं। तो समझौते की मुख्य शर्तें थी, भाई समझौता आप ऐसे तो नहीं करेंगे, उसकी कुछ शर्तें तो होंगी। उन्होंने शर्त रखी थी, क्या शर्त रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति करे। भाई इरविन जी तो बहुत तेज थे ना, वो तो कह ही रहते हैं कि अगर हम आपकी बातें मानेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है आपको उसे समाप्त करना होगा। और गांधी जी ने भी इस बात को लेकर क्या सहमति जता दी थी कि ठीक है, आप हमारी मांगे मानिए, हम इस आंदोलन को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि गांधी जी भी ये बात जानते थे कि भाई अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हम जो है कब तक इस तरह से संघर्ष कर सकते हैं। अगर मान के चले कि जो हम चाह रहे हैं अगर हमें सरकार वो स्वयं स्वेच्छा से दे दे तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो गांधी जी भी जो थे वे संघर्ष को रोकना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अहिंसा के नाम पर ना हिंसा हो ही जा रही थी, जिससे भारतीयों को भी दिक्कत हो रहा था, उन्हें जेल हो जा रही थी, उनकी फांसी हो जा रही थी। इस बात से ना गांधी जी बहुत चिंतित थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या माना कि ठीक है, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। इसमें सुरक्षात्मक और आरक्षात्मक व्यवस्था की गई। हुआ क्या इसके अंतर्गत, तो इसमें कहा गया कि जो कांग्रेस है इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। देखिए यहीं से एक बात रख दी गई थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगी, उसमें फिर से बातें होंगी, फिर से बैठक होगी। तो कहा कांग्रेस ने कि हम इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब सम्मेलन में आप जो पेश करिएगा, जो संवैधानिक सुधार होगी उसमें जो हमारी बातें हैं, जैसे संघीय व्यवस्था हो गई, उत्तरदायी पूर्ण शासन हो गया, भारत हित को देखते हुए प्रतिरक्षा दीजिए आप इसकी, विदेशी मामलों की बात करिए, अल्पसंख्यकों से जुड़े जितने मामले हैं उसके बारे में बात करिए। यानी कि पूरे की पूरे सुरक्षात्मक और आरक्षात्मक व्यवस्था आप करिएगा तो क्या करेंगे, हम आपके सम्मेलन में भाग लेंगे। निर्दोष राजनीतिक जो बंदियां हैं आपको उनको रिहा करना पड़ेगा। भाई ऐसे भी आपने राजनीतिक बंदियों को अपने यहाँ रखा है जिनके विरुद्ध कोई हिंसा का आरोप है ही नहीं, पर फिर भी आपने उनको कैद करके रखा है, तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। ये बात गांधी जी ने कही। ये समझौते का एक स्वरूप था भाई, ये सारी बातें थी समझौते में। और साथ साथ क्या कहा कि विदेशी कपड़े जो हैं और जो शराब की दुकानें हैं हमें इसका बहिष्कार करना है, तो हम शराब की दुकानों पर हमें शांतिपूर्ण धरना देने के लिए धरना देने का अधिकार दीजिए। आप जो हैं हमें वो करने देते नहीं हैं। हम शराब की दुकानों पर जब शांतिपूर्ण रूप से धरना देते हैं तो आप हमारे व्यक्तियों को क्या करते हैं, मारते पीटते हैं। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए हमें।
उसके बाद क्या कहा कि समुद्र तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि भाई आपका नमक कर जो है वो बड़ा महंगा पड़ रहा है। हर गरीब को नमक चाहिए, हर अमीर को नमक चाहिए। अमीर तो अफोर्ड कर लेगा, बट गरीब क्या करे, गरीब कर कहाँ से दे। और सबसे अहम मुद्दा कि हमारा जो देश है वो ऐसा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है कि प्रकृति ने स्वयं जो है वो हमें नमक जो है वो बना रही है। प्राकृतिक रूप से समुद्र के किनारे नमक बनता था, जिसे अंग्रेज जानबूझ कर क्या करते थे, नष्ट कर देते थे। इस वजह से गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें आप जो है बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दीजिए, तभी जा करके हाँ ये समझौते का जो आपकी जो बातें हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसके बाद से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहीं से देखिए, यहीं से एक बात स्टार्ट हो जाती है कांग्रेस के कराची अधिवेशन की। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो 26 से 29 मार्च 1931 को समझौते का यहाँ अनुमोदन होना था। इस समझौते को फुलफिल कहाँ होता, तो कराची अधिवेशन में होता। पर इसी समय क्या हो जाता है, एक बहुत ही अजीब सा दुखद दुर्घटना हो जाती है। वो क्या होता है, ये जो गांधी अरविंद समझौता होता है ना, ये एक बहुत ही बड़ा विवादास्पद घटना है। क्यों? क्योंकि इस घटना की वजह से ना, ये जो अभी हम लोग जानने वाले, इस घटना की वजह से गांधी जी को पूरे भारत में आज भी उनके ऊपर जो है ना उनके ऊपर आलोचना उनकी की जा रही है। और ये सदैव आलोचना की दृष्टि से देखते रह जाएंगे, उन्हें देखता रह जाएगा पूरा इतिहास। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें जो भूमिका निभाई है ना, वो क्या कहें, वो अपनी ओर से मजबूर थे और देश अपनी ओर से मजबूर था, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बेचारे अपनी ओर से मजबूर थे। तो दरअसल हुआ क्या था कि जो भगत सिंह हैं और जो राजगुरु हैं और जो सुखदेव थे, उनकी रिहाई के विषय में इस समझौते में कोई चर्चा ही नहीं हुई। देश भर में इसकी आलोचना की गई। ऐसा नहीं है। आपको पता है, इरविन ने अपने पर्सनल डायरी में बात लिखी थी कि गांधी जी ने गांधी जी ने गुप्त रूप से कहा था कि उन्हें जो उम्र कैद किया, इन्हें जो आप फांसी की सज़ा दे रहे हैं, इनकी सज़ा को कम करके आप इन्हें उम्र कैद दे दीजिए। लेकिन इरविन ने साफ साफ ये बात मानने से मना कर दी थी। क्यों? क्योंकि इरविन के ऊपर भी ऊपर से प्रेशर था। इन्होंने जो सॉन्डर्स हत्याकांड किया था और जो विधानसभा में बम फेंका था, इस वजह से पूरे की पूरे ब्रिटिश अधिकारी क्या थे, गरमाए हुए थे, भड़के हुए थे। इसलिए उनका कहना था कि हम किसी भी हाल में इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे, इन्हें फांसी की ही सज़ा होगी। और गांधी जी ये बात जानते थे कि अगर हमने इस बात पर ज़्यादा रोज़ किया, ज़्यादा अड़े रह गए, अगर हम ये समझौता नहीं करेंगे, तो सिर्फ 3 व्यक्तियों के चलते पूरा का पूरा देश क्या होगा, इसी तरीके से जूझता रह जाएगा। तो इस वजह से गांधी जी जो थे ना, वे अपने बोलते हैं ना कि अपने सोच को थोड़ा सा इंसान जब झुका देता है किसी कारण से, बस वही उन्होंने किया था। और साथ में जो ये तीनों थे, इन्होंने तो हिंसा का रास्ता अपनाया। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो भाई वो कहीं से भी अपने जो है, गांधी जी जो है वो कहीं से भी अपने नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं जिसे इंसान फॉलो करता है, मुझे अचानक से वो वाक्य समझ नहीं आ रही है, कि वो गांधी जी जो थे वे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ ईगो कहिए या फिर पता नहीं क्या कहूँ उस जगह पे शब्द में, उसे वो नहीं छोड़ सकते थे ना। उनका जो भाई नियम है, उनका जो कानून है, वो वही फॉलो करने वाले, वो चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से ये बातें हो गई और इन तीनों को क्या हो गया, फांसी की सज़ा हो गई। आपको एक बात बताएं, भगत सिंह के जब पिता थे किशन सिंह, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को पत्र भी लिखा था कि मेरे बेटे की फांसी को ना आप थोड़ा कम कर दीजिए, उम्र कैद में बदल दीजिए। आपको पता है भगत सिंह ने इस पर रिप्लाई क्या दिया था? भगत सिंह सोचिए कितने महान क्रांतिकारी थे ये, कहाँ से इतना बड़ा जिगर इनके पास था। आज के समय में है किसी के पास, संभव ही नहीं है। लोग अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे की जान ले लेंगे, वो मंजूर है, पर ये पूरे भारत की जान की खातिर अपनी जान देने को तैयार हो गए। ये अपने पिता पे गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा किशन सिंह से कि आपसे किसने कहा था मेरे लिए, मेरी सज़ा को कम कराने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था, मेरे लिए तो ये शर्म की बात हो गई, आपने मेरा सर जो है शर्म से झुका दिया, मेरे तो हंसते हंसते मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने पंजाब के गवर्नर से अपील भी की थी कि आप जो है, आपको पता है हत्या के, मैंने जो हम लोगों ने जो कांड किया, जो सॉन्डर्स हत्या की है, इस हत्या के विरुद्ध में लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सड़क पर खड़े करके गोली मारनी चाहिए, आप हमें गोली मार से उड़ा दीजिए। सोचिए कितना बड़ा साहस था इनका। ऐसे साहसी क्रांतिकारी जो हैं इतिहास के पन्नों में बस छोटे छोटे शब्दों में पाए जाते हैं। मतलब इनके ऊपर कोई इतिहास ही नहीं है, कोई ढंग से इनकी जीवनी नहीं है। मतलब आप अलग से भले पढ़ सकते हैं, परंतु इतिहास के उस पृष्ठ में जिससे इनके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, अकबर ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, मतलब इन्हीं सबसे भरा पड़ा है हमारा इतिहास। हमारे जो एक से एक जवान हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं ना, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में, उनके संघर्ष को तो दिखाया ही नहीं गया। उनके संघर्ष की चर्चा तो इतिहास में बहुत ही कम ही मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसके बाद से
कि युवा जो थे कांग्रेसी इससे असंतुष्ट हो गए। भाई होने वाली बात ही है ना, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इनकी रिहाई की बात ही नहीं की, तो युवा जो थे वो तो असंतुष्ट होंगे ही। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। आपको पता है इन्हें अंग्रेज आनन फानन इनको जलाया है इन लोगों ने। इनको जिस तरीके से इन लोगों ने जलाया, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई जो इनको इसके बाद से जो था वो कराची अधिवेशन होने वाला था। इनको पता था कि जो कराची अधिवेशन होगा तो उसमें गांधी जी क्या करेंगे, अपना इस समझौते को स्वीकार करवा लेंगे। तो इसी बहाने क्या ना करें हम, तो हम लोग इनको फांसी की सजा दे दें। बस इन्होंने वही किया, और ये चीज़ इतिहास में ना गांधी जी के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना बन के रह गई। हालांकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, या उनका कोई मंशा नहीं था, वो भी चाह रहे थे कि इन्हें बचाएं, परंतु इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े भारतीयों के आगे वे झुक गए, क्योंकि उन्हें किसी तीन के हित से ज़्यादा जरूरी पूरे भारतीयों का हित दिखा। इस वजह से वो शांत और चुप हो गए। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं जो खुल करके सामने नहीं आ पाई, इस वजह से मतलब ये चीज़ें जो है निंदा का विषय बन के रह गई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जैसे इन सारे शीर्षक वाले प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए, गांधी गो बैक का नारा दिया। इस पे गांधी जी ने कहा भी कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। उन्होंने समझाया उन लोगों को कि भाई मैं तो मर सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, परंतु जो विचार मैं लेकर के आया हूँ सत्य अहिंसा का, वो विचार कभी नहीं मरेगा। ये बात उन्होंने समझाई थी। और देखा जाए ना तो पूरा इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं गांधी के जो कर्म है, गांधी का जो प्रयास है, उसका तो ऋणी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। और देखिए पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें तो टोटल 89 सदस्यों ने भाग लिया था, पर दूसरे में कितने ने भाग लिया था? 31 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसका जो राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि कौन था? मदन मोहन मालवीय थे। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? तो सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट कर रही थी इनका प्रतिनिधित्व भारतीय महिलाओं का। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। कब? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में। तो जो कांग्रेस का एकमात्र देखिए गांधी जी जो हैं इसी में पहुंचे थे। कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बन करके गांधी जी पहुंचे थे। इसी समय में दक्षिणपंथी नेता थे विंस्टन चर्चिल। वो ब्रिटिश सरकार से बहुत खफा थे और इस गुस्से की वजह से उन्होंने सरकार की आलोचना की। और सरकार की आलोचना में उन्होंने कहा था कि जो सरकार है वह देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। भाई ये पहली घटना थी। ये गोलमेज सम्मेलन ही ऐसा था जिसमें अंग्रेज जो थे वे भारतीयों को, कांग्रेस को क्या दे रहे थे? बराबरी का दर्जा दे रहे थे। ये बात चर्चिल जी को भाई नहीं, उन्होंने इसी वजह से ये बात कही कि ये देशद्रोही फकीर को गांधी जी को कह रहे थे। भाई क्यों? क्योंकि वो उसी गेटअप में रहते थे, वो भारतीय थे। उनका सोच यही था कि हमें भारत के लिए, अगर भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार के चक्कर में क्या हो गया था? वे एक लंगोटे पे जीवन यापन करने लग गए थे। इस वजह से उन्हें फकीर कह दिया गया। हालांकि वो कौन थे, क्या थे, ये सोचने की क्षमता अंग्रेजों के पास तो थी नहीं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिसे आप फकीर कह रहे हैं पूरे के पूरे अंग्रेजों के क्या नींव को ही ला रहा है। ये बात उनके समझ में नहीं आई। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रामजी मैकडोनाल्ड, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, सॉरी रैमजे, थोड़ा सा ना स्पेलिंग थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि जो भी करना है ना खुद से करना है, तो उतने अभी साधन नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। और आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा और ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड जी हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत के सचिव कौन थे? सैमुअल होर थे। और भारत के वायसराय कौन थे? विलिंगटन थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। क्यों भाई? इसमें भी अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी घटना हो रही थी। क्यों? वो जो चाह रहे थे भाई हो रहा था, वो तो भारत को चाह ही नहीं रहे थे कि स्वतंत्रता दे। उनके लिए तो अच्छी बात है ना। भारत जो है ना वो अंग्रेजों का किया हुआ कार्य जो है ना, फूट डालो शासन करो, गलत नहीं था। उन्होंने बहुत सोच समझ के किया था, देखा था भारतीय की स्थिति को कि भाई इनमें फूट डालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो हुआ क्या था कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वे
क्या कह रहे थे, वे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग कर रहे थे और गांधी जी भाई इसे मान ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर हमने इनकी बात मान ली तो देश दो भागों में बट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक हिंदू समाज जो इस दलित समुदाय नहीं है वो हो गया, दूसरा दलित समुदाय हो जाएगा, वो उनको करना नहीं था। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद आ गया। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इस सुविधा की उन्होंने मांग की और गांधी जी ने क्या कह दिया, गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी अगस्त 1931 में सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ये पहुंचे थे और किस चीज़ से पहुंचे थे, एस राजपूताना जहाज से ये पहुंचे थे। भाई ये जब पहुंचे थे, लेकिन देखिए गांधी जी तो इस चीज़ से पहुंचे थे, लेकिन सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन जो है 1 दिसंबर 1931 को क्या हो गया, समाप्त हो गया। पर मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे थे, ये जो यहाँ पहुंचे थे तो खुद के खर्चे पर भाग लेने पहुंचे थे, ये किसी के खर्चे पर नहीं गए थे। इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पर फ्रैंक मॉरिन्स, ठीक है, अंग्रेजों को बड़ी चुल होती थी। फ्रैंक मॉरिन्स नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी के विषय में क्या कहा, उन्होंने कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, वे जो हैं वो गांधी जी को क्या कह रहे हैं, अर्धनंगे फकीर कह रहे हैं। एक ने देशद्रोही फकीर कह दिया, एक ने अर्धनंगा फकीर कह दिया। ये तो हाल था अंग्रेजों का। बस गांधी जी से भाई सबको बड़ा समस्या हो रहा था, क्यों ना हो भाई, एक जिसे आप फकीर बता रहे हैं ना, वो फकीर तो आपको एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा जिसे आप अर्धनंगा फकीर कह रहे हैं, वो तो आपकी पूरे आपके का जो राज चल रहा है भारत में, उसकी पूरी नींव हिला रहा है। तो भई आपको चिढ़ना हो तो किसे चिढ़ो। तो इस तरीके से ये घटना हुई। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, हाँ हम लोग ये जानते हैं किस प्रकार से 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी की लंदन से खाली हाथ मुंबई वापसी हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो मनसा बना के गए थे वो मनसा तो पूरी ही नहीं हुई। वहाँ फिर से विवाद हो गया, फिर से गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। आते समय कौन से पोत से आए, तो इटली का एक पोत था जिसका नाम था बेसेंटियाना, इटली का पोत था ये, इससे वापसी आए। परंतु जब ये वापस आते हैं तो ये स्वदेश पहुंचे हुए गांधी के शब्द क्या थे, गांधी जी कहते हैं यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इनका कहना था कि भाई मैं देश को नहीं बांटूंगा, तो उन्होंने वही किया। भले ही गोलमेज सम्मेलन सफल ना हो, लेकिन वे क्या हो गए, एक तरीके से उन्होंने अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया, जो उनका सोच था उन्होंने वही किया। इसके बाद से गांधी जो हैं वे वाइसराय वेलिंगटन से मिलने का प्रयास इन्होंने किया था। ये वेलिंगटन से मिलना चाह रहे थे, ये वाइसराय थे, ये चाह रहे थे गांधी जी कि भारत आए हैं तो चलिए उनसे मिला जाए, उनसे मिल करके वार्तालाप किया जाए। लेकिन भाई ये मिलने वाले कहाँ थे, इन्होंने मिलने से मना कर दिया और गांधी जो थे, गांधी का जो समझौता हुआ था वो भी खत्म हो गया। इस तरीके से अंग्रेजों ने बड़ा तेज चालाक चला, नहीं बोलते चाल चली, कि फांसी भी हो गई तीनों की, समझौता भी किसी काम का नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया, और न गोलमेज सम्मेलन भी सार्थक साबित नहीं हुआ। नहीं कहते हैं कि अंग्रेज ना बहुत मस्त चाल चल रहे थे, बहुत तरीके से सोच सोच के चाल चल रहे थे। बस भारतीय जो थे, मेन प्रॉब्लम ये थी ना कि भारत जो है वो भारत ही कुछ दो भागों में बट चुका था, एक उदारवादी एक उग्रवादी। ये दो ग्रुप बटने की वजह से कुछ नेता हिंसा कर रहे हैं तो कुछ कह रहे नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा करेंगे तो और दमन बढ़ेगा और शोषण बढ़ेगा। ये इस बात से डर रहे हैं। और उनका कहना था उग्रवादियों का कि दमन बढ़े चाहे शोषण बढ़े एक बार करो, जो करना है करो, यानी कि मतलब फट से बम फोड़ो, फोड़ करके सारा काम क्लियर करो, ये चीज़ वो कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये 1932 में हुआ था। ये भी हुआ था कहाँ, लंदन में। ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है ये घटना। इसमें क्या होता है, इसमें कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार फिर से कर दिया जाता है। भाई क्यों बहिष्कार कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इसके बीच जो कुछ घटनाएं हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी कुछ घटनाएं थी, जैसे कि सांप्रदायिक पंचाट होता है, पुनः समझौता होता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर उसका स्थगन हो जाता है। गांधी जी किस प्रकार से हरिजनोत्थान की बात करने लगते हैं, विधानमंडल में किस प्रकार से प्रवेश लेते हैं, ये सारी घटनाएं हैं। ठीक है,
की चर्चा ना हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का फिर से क्या हुआ, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने फिर से ये चीज़ें स्वीकार नहीं करी। एक बार फिर विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। सॉरी एक बार ये चीज़ कांग्रेस ने इस सम्मेलन को क्या किया, बहिष्कार कर दिया। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इसमें कुल 46 प्रतिनिधि इसमें भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना का अंतिम स्वरूप पेश हुआ। ठीक है, ये 1935 की योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है, आगे की वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का जो क्लास है वो क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो आज का जो वीडियो है आप लोग पूरा देखिएगा, चीज़ों को लिखिएगा कॉपी पर, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो। तब तक क्या करिए, तब तक पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और हाँ, निराश बिल्कुल मत होइए, ये कभी मत सोचिएगा कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी तो आनी ही है, यही सोच के करिए और यही सोच के तैयारी करिए। और चूँकि ये कंटेंट हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हों, ये जो क्लास है इसके सारे नोट्स को लिखिए, लिख करके इसकी अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी करिए, नोट्स अच्छे करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।